दोस्तों नमस्कार, मैं उदय प्रताप यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल उदय जीत जीतने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैथ का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये जो टॉपिक है दोस्तों हर परीक्षा में बहुत अधिक संख्या में यह पूछा जाने वाला इसमें से प्रश्न होते हैं। कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में लगभग में आते ही आते हैं। यह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों में यह मैथ का पहला टॉपिक होता है और आसान सा टॉपिक होता है कि जिसको नंबर गेन करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो पड़े तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दोस्तों किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए दर्शाने के लिए हम 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। 0 to 10, 0 से लेकर के 9 तक उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो अंक हैं 0 to 9 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली दोस्तों यही वह 10 नंबर है जिनका हम दुनिया के किसी भी संख्या को हम दर्शाते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, इन्हीं का इस्तेमाल हम करते हैं और उसको हम दर्शाते हैं। अब अगर हम बात करें कि संख्या पद्धति की जो परिभाषा है तो जैसे कि नाम में ही निहित है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सिस्टम का मतलब एक व्यवस्था, एक व्यवस्थीकरण, यानी कि इन डिजिटों का जो व्यवस्थीकरण का जो एक आधार होता है, जो व्यवस्थीकरण इनका जो हम करते हैं उसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे अगर इसका हम 0 to 9 ये डिजिट हो गए, अगर इसका हम व्यवस्था करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के तौर पे, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसमें हम लेते हैं 6 7 8 4 5, तो इसको हम इकाई दहाई के तौर पे अगर हम इसको हम लिखना चाहें तो हम 5 से अगर स्टार्ट करते हैं 5 से, ये हो जाएगा हमारा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा, ये होगा हज़ार, ये होगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000। तो यह भी एक व्यवस्था है, इस संख्या का एक पार्ट है। इसके आधार पर जो हमारे पास जो अंक हैं 0 से लेकर के 9 तक, इनके जो इनके मान हैं, इनके 2 मान होते हैं। एक होता है जाति मान जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं और एक होता है स्थानीय मान जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो इनके जो अंकों का जो मान होता है, अंकों का जो इनका मान होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है इसका जाति मान, जाति मान इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और दूसरा जो होता है इसका होता है स्थानीय मान। इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखिए जैसे का इसका नाम है जाति मान, स्थानीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस का देखिए आसान शब्दों में क्या होता है फेस, यहाँ पे है फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा, यानी कि अगर मेरा चेहरा हो या आपका चेहरा हो, हम कहीं भी रहें, धरती आकाश कहीं भी रहें, किसी भी जगह जाएं, हमारे चेहरे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जाति मान का मतलब ये हो गया, अगर कोई संख्या, जैसे यहाँ पर ही एक संख्या है 6 7 8 4 और 5, तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि इन ये जो डिजिट हैं, जो यहाँ पे 5 डिजिट हैं, इन डिजिटों में जो यहाँ पे 8 है, इसका जाति मान क्या होगा, यानी कि फेस वैल्यू, जो अगर जो मान है वही होगा उसका जाति मान फेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे इसका जो 8 है तो इसका जाति मान जो होगा, फेस वैल्यू जो होगा वो 8 ही होगा। जाति मान इसका हो जाएगा। वैसे ही
7 का जाति मान 7 ही होगा, 7 का जाति मान जो होगा 7 ही होगा। 6 का जाति मान 6 ही होगा, जाति मान जो है 6 होगा। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का जो यहाँ पे रूल होता है, इस यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि जो संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं में जो स्थानीय, यानी कि जैसे यहाँ पे सैकड़ा के जगह पे 8 है, हज़ार के जगह पे 7 है, 10,000 के जगह पे 6 है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इकाई, दहाई, सैकड़ा का जो रूल होता है यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। जो इनका स्थान होता है, जो खुद का मान होता है, वही इनका जाति मान होता है। जैसे अगर 8 है तो 8 का मतलब 8 है तो है, इसका जाति मान 8 है, या कहीं भी रहे, चाहे वह इकाई के जगह पे रहे या महासंख्य के जगह पे रहे, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा जो मान होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब ये होता है, इसमें लागू होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 का जो रूल होता है यहाँ पे लागू होता है। कैसे लागू होता है आइए देखते हैं। जैसे एक ही संख्या हम लेते हैं 6, 7, 8, 4 और 5। यहाँ पे 5 डिजिट है, इकाई के जगह पे 5 है और 10,000 के जगह पे 6 है। तो स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि राइट से, यानी कि दाएं से बाएं के क्रम में आते हैं, तो 10 के मल्टीपल के टर्म में आते हैं। जैसे यहाँ पर 5 का जो स्थानीय मान होता है, 5 का जो स्थानीय मान होता है वह 5 इंटू 1 होता है, 5 इंटू 1, ये क्या होता है, इसका स्थानीय मान होता है। 4 का स्थानीय मान क्या होता है, 4 इंटू 10, ये क्या होते हैं, सब स्थानीय मान होते हैं, इसके स्थानीय मान होते हैं। वैसे 8 का जो स्थानीय मान होता है 8 इंटू 100, 7 के स्थानीय मान जो होते हैं 7 इंटू 1000 हो गए, और 6 के जो स्थानीय मान होते हैं 6 गुणे 10,000। यानी कि जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे शून्य की जो संख्या है वह एक एक कर बढ़ती जाती है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। छः, 7, 8, 9। जैसे यहाँ पे अगर हमें कोई संख्या दे दी गई हो, 6 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर से, तो यहाँ पे अगर स्थानीय मान की बात अगर हमारे कर रहा है, तो जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, यानी कि दाएं से जैसे जैसे बाएं जाएंगे, वैसे वैसे मैंने बताया ना कि अभी उसका 10 के 1 इंटू 10 और आगे ऐसे ही संख्याएं बढ़ती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं, और लास्ट में बहुत बड़ी हो जाती हैं, यानी कि महासंख्य तक जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई हमसे पूछे स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 गुणे इसके राइट साइड में जिस डिजिट का हमको स्थानीय मान बताना है, उस डिजिट के हम राइट साइड में देखेंगे कितने डिजिट बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मात्र 1 डिजिट है, यानी कि यहाँ पे 1 शून्य, यानी कि 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो इसका 4 का जो स्थानीय मान होता है हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक, यहाँ पे 7 का स्थानीय मान देखना है हमें, 7 का गुणा हमें कितने से करना पड़ेगा, हम देखेंगे 7 के राइट साइड में कितने डिजिट बचे हुए हैं, यानी कि 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो जितने डिजिट राइट साइड में रहते हैं उतने शून्य से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 और 2, यानी कि 2 शून्य, यानी कि 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 700। यहाँ पे 8 का जो स्थानीय मान होता है, 8 गुणे इसके राइट साइड में 3 डिजिट है, यानी कि 3 शून्य से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि
1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 8000। यह हो गया 6। 6 का स्थानीय मान का मतलब होता है 6, और इसके राइट साइड में कितने डिजिट हैं, तो 4 डिजिट हैं, यानी कि 1 1 और 4 डिजिट, यानी कि 4 शून्य कर देंगे तो हम ये हो जाएगा 60,000। ये हो जाएगा 60,000, यानी कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे 68,746। ये जो टोटल वैल्यू है इसको हम ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा। चलिए देखिए, इसको हम ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 6। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि यही मान जो है स्थानीय मान निकालने के बाद भी जब हम ऐड करेंगे तो यही मान हमारा सेम टू सेम, दोनों का दोनों वैल्यू हमारे बराबर आएंगी। ठीक है, तो यह हो गया इनका जाति मान और स्थानीय मान। जाति मान यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि जो जिस जगह पे जो डिजिट रहेगा उसका क्रमिक मान, यानी कि इकाई दहाई से कोई मतलब नहीं, उसका खुद का ही मान उसका अपना मान होगा। और स्थानीय मान का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी दी गई संख्या में किसी भी डिजिट का हमके स्थानीय मान पूछ रहा है तो किसी एक डिजिट उठाइए और उस डिजिट के राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए, वह उसका स्थानीय मान हो जाता है। ये हो गए जाति मान और स्थानीय मान। इसमें एक नॉलेज के तौर पे एक जान लीजिए, आप लोग को पता होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार से कर करके, अगर जैसे हमारे पास अगर 20 डिजिट के अगर कोई नंबर है, यानी कि 20 संख्या का कोई नंबर है, तो उसको हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के तो कैसे उसको हम नाम देंगे। जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे संख्या है, ठीक, तो इसको हम कहते हैं 1000। 1000 हम जैसे मतलब इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया। लेकिन ऐसे ही बढ़ते हुए यह 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 20 डिजिट की ये संख्या हो गई। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इकाई से लेकर के 1 तक। अगर इतनी बड़ी अगर संख्या कहीं मिल गई तो वैसे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻90, यानी कि 1 और 10 पे 19 शून्य। लेकिन इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा के तौर पे हम यहाँ तक कैसे इसको हम काउंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसको हम कहते हैं इकाई, ये हो गया दहाई, यह हो गया सैकड़ा, यह हो गया हजार, यह हो गया 10,000, यह हो गया लाख, यह हो गया 10 लाख, यह हो गया करोड़, यह हो गया 10 करोड़, यह हो गया अरब, यह हो गया 10 अरब, यह हो गया खरब, यह हो गया 10 खरब, 10 खरब, यह हो गया नील,
यह हो गया 10 नील, यह हो गया पदम, यह हो गया 10 पदम, 10 पदम, यह हो गया शंख, यह हो गया 10 शंख, यह हो गया 10 शंख, और यह हो गया महाशंख। जिनको अभी तक इतना नहीं पता होता एक बार देख लें और इसको कंठस्थ कर लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख, महाशंख। यानी यहाँ पे 20 डिजिट हैं, एक के बाद 19 सुनना है, और इकाई दहाई से लेकर के 10 शंख महाशंख तक, महाशंख तक, यानी कि 20 डिजिट इतनी बड़ी संख्या का यहाँ पे नामकरण है। ठीक है, चलिए आवश्यकता रहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ये बहुत काम की चीज़ है। अब हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। ये होता है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए, इसमें हम 12 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे प्राकृतिक संख्या से। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं, पहली जो संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। इस समय जो हम लोग गिनती में जिन संख्याओं का जो प्रयोग करते हैं वो जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 से, प से प्राकृतिक, अब प से पहला, यानी कि वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि पहले से स्टार्ट होती है। प से प्राकृतिक और प से पहला, यह एक सीखने के ट्रिक है। यानी कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो यह संख्या जो हो गई, जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, टू इनफाइनाइट, ये जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्या। याद करने का जो तरीका है, प्राकृतिक संख्या यानी प से प्राकृतिक, प से प्राकृतिक और प्र से पहला। ठीक है ना, यह सीखने की ट्रिक है और समझने की चीज़ है। एक बार समझिए, दोबारा समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, दिमाग लगा के समझती रहिए। इसमें प्राकृतिक मतलब पहला, प्राकृतिक संख्या पहले से स्टार्ट होता है, वही प्राकृतिक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो होता है, ऐसे जो क्रमिक चलता रहता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। अब आता है दूसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण, कोई भी चीज में कोई अगर कमी रह जाती है तो वह पूर्ण नहीं हो पाती है। तो यानी कि कुछ ऐसी कमियां रहती हैं
जिसको उसमें ऐड कर दिया जाए तो वह पूर्ण हो जाएगी। यानी कि जो पहली जो हमारी संख्या थी वो थी प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इनफाइनाइट तक जा रही है। तो क्या हम इन संख्याओं यह डिजिट लेकर के हम जो संख्याएं चाहें वो बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। यानी कि किसी चीज़ की ऐसी एक डिजिट की इसमें कमी है, जो डिजिट हमें मिल जाए तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी कि इसमें अगर हम किसी चीज़ की जो कमी है यहाँ पे जिस संख्या का, उसका नाम है जीरो। यानी कि अगर यहाँ पे हम जीरो ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 से ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक हम चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक, तो ये संख्याएं जो हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या जो कि पहले से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में ही जब जीरो हम ऐड कर देते हैं तो यही संख्या जो होती है हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। होल नंबर। अब जो तीसरी संख्या जो हम इसमें जो तीसरी संख्या आती है वो होती है पूर्णांक। पूर्णांक ऐसे समझिए पूरा अंक तो तभी होगा कि जब प्लस माइनस और जीरो मिलेंगे, तभी जाके पूरा संख्या बनेगी, और इसी पूरी संख्या को पूर्णांक हम कहेंगे। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूर्णांक। इसको हम बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। ये क्या होते हैं? प्लस माइनस और जीरो। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? माइनस से, माइनस इनफाइनाइट लेते हैं, 0 0 -2 -1 0 +1 +2 ... इनफाइनाइट। ये जो संख्या है पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक पहले से स्टार्ट हमने किया, पूर्ण तो तभी हुआ जब हमने जीरो लगाएंगे, पूर्णांक तो तभी, पूरा अंक तो तभी बन पाएगा भैया कि जब जीरो भी रहेगा, प्लस भी रहेगा और माइनस। यानी कि पूर्णांक प्लस माइनस जीरो जहाँ पर रहेगा वो संख्या जो होती है वह पूर्णांक कहलाती है। अब इसमें हम चौथा देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे, एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। सिंपल सा, निगेटिव इंटीजर मतलब जो निगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो नंबर है, जैसे अब यहाँ पे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे जो डिजिट दिए हुए हैं, इनके आगे माइनस लगा हुआ है। यानी कि यह ऋण पूर्णांक, यानी कि माइनस वाला टर्म मतलब ऋण पूर्णांक। और यहाँ पे जो इसी में एक है, इसी में है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। नाम में ही सब कुछ होता है। तो जब ऋण पूर्णांक होगा तो ऋण की बात करेंगे, तो धन पूर्णांक होगा तो धन ही की तो बात करेंगे। यानी कि +1 +2 +3 +4 ऐसे हम आगे भी चलते रहेंगे। अब यहाँ पे हमने 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। और इस पूर्णांक में 2 प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना, एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है धन पूर्णांक। जैसा नाम वैसा काम, ऋण है तो ऋण, धन है तो धन। अब चलिए हम अगली संख्या की बात करें, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या वह संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके।
वह संख्या जो होती है परिमेय संख्या कहलाती है। और इसमें कंडीशन यह होता है कि जो p/q यानी कि जो हर होता है वह 0 के बराबर कभी नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाए, तो संख्या क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि इस परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में निरूपित किया जा सके। ठीक है, p/q के रूप में वह संख्या जो p/q के रूप में निरूपित किया जा सके या किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। और इसके उदाहरण p/q, p तथा q जो होंगे पूर्णांक होंगे, लेकिन q की जो वैल्यू होगी कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो संख्याएं आएंगी वह जैसे कोई भी संख्या 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 5/9 ले लीजिए, इस तरह की संख्याएं, ये जो हो गई यह परिमेय संख्या हो गई। अब इसका एक उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, irrational numbers। अपरिमेय संख्या यानी कि जो p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, यानी कि जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है या निरूपित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे करणी में 5 हो गए, करणी में 7 हो गए, करणी में 10 हो गए। ये जो संख्याएं हैं यह अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इनका अगर यहीं पे जैसे यहाँ पे करणी में 5 है, करणी में 7 है, करणी में 10 है, अगर यहीं पे करणी में 25, करणी में 49, करणी में 100 दिए हों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी या अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, तो दोस्तों जो संख्या करणी के अंदर है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वह परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे है 25, तो करणी में 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 5, तो 5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। p/q के रूप में इसको निरूपित किया जा सकता है। यह है 49 यानी कि 7, यानी कि p/q के रूप में इसको भी निरूपित किया जा सकता है। यह है 100, या 100 मतलब किसका वर्ग है, 10 का, तो ये हो गया 7, यानी कि 5 हो गया, 7 हो गया, 10 का। ये जो संख्याएं हैं, यानी कि एक तरह से कहें तो जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जो करणी के अंदर होती हैं, वो जो होती हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं, न कि अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयुग्मन होता है या उनका योग होता है उनका। तो ये संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती हैं।
यहाँ पे जो अगला संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसको लेकर के बहुत अधिक जो है कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए उसको हम देखें। वो संख्या है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। बहुत जगह पे सम संख्या और भाज्य संख्या को लेकर के कन्फ्यूजन बना रहता है छात्रों में कि और परीक्षा में बैठने के बाद इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि समझ नहीं आता है और लास्ट में जाकर के प्रश्न गलती हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर। बचपन से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। सम संख्या मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिए सम मतलब कितने, इसमें सम मतलब 2 अक्षर हैं, इसमें 100 है, म है, सम। यानी कि जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है, 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है, वह संख्या जो होती है सम संख्या कहलाती है। यानी कि जो संख्या ये क्या होती है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। यानी कि जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो क्या सम संख्या होती है। इसका विपरीत विषम संख्या, इसका विपरीत जो होती है वह है विषम संख्या। यानी कि इसमें कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर मतलब विषम, यानी कि 2 से जो एकदम ना कटे, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड करने पर वह पूर्ण रूप से डिवाइड न होती है, अगर हो भी तो वो दशमलव के टर्म में आ जाए। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये जो दी गई संख्याएं हैं यह 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो यह दशमलव में आएंगी। यानी कि पूर्ण रूप से, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 5.5 आएगा, 5.5 जाएगा। इसलिए यह जो संख्या है वह विषम संख्या हो गई। और जो हमारा 9वां है वह है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे 3 नंबरों की हम बात करते हैं, एक अपना खुद, एक कोई तीसरा, और एक जो है एक स्वयं हो गया, एक तीसरा हो जाए, और एक मतलब एक 1 की हम तीन डिजिट की हम बात इसमें करते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है कि जो 1 से कट जाए,
यानी कि एक से जब उसमें हम भाग देते हैं, जब उसमें डिवाइड कर देते हैं तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है। एक स्वयं से हो जाए, यानी कि वह जो संख्या है वह खुद एक अपने से हो जाए, यानी एक वन से डिवाइड हो गया और एक स्वयं से डिवाइड हो गया और एक किसी तीसरी भी डिजिट से अगर वो डिवाइड हो गया, किसी तीसरी संख्या से भी वो डिवाइड हो गया, तो वह संख्या जो होती है वह भाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। जो एक स्वयं व किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, वह क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या हम लेते हैं 9, एक संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 15, एक संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 21। यह 9 जो संख्या है वह एक से पूरा भाग इसमें चला जाएगा, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा, 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगा और एक स्वयं 9 से कटेगा। यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे एक संख्या हम लेते हैं 9 किससे कटेगा? एक तो जब एक से हम इसमें भाग देते हैं तो पूरा भाग जाएगा, जब इसमें हम 3 से भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा, एक से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, मतलब 9 बार में कटेगा, और 3 से जब भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 तिरिके 9, और जब 9 से हम फिर 9 से भाग देंगे तो यह एक बार में कटेगा। ठीक है, तो यानी कि एक संख्या जो 9 है, ऐसे ही 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है और 9 से, चूँकि स्वयं से, 1 से और स्वयं से, यह दोनों में भाज्य और अभाज्य दोनों में यह कॉमन रहता है, एक 1 और एक स्वयं। एक तीसरे की ही हम बात इसमें करते हैं, यानी कि तीसरी संख्या से यह पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, इसलिए ये जो संख्या है वह भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर हम संख्या ले लेते हैं 15, 15 1 से पूरा डिवाइड होता है, कितनी बार जाएगा भाग? 15 बार। 5 से डिवाइड होता है, यह 3 से डिवाइड होता है और एक स्वयं से डिवाइड होता है, तो यह संख्या जो क्या हो गई? यह भाज्य संख्या हो। वैसे ही 21 भी डिवाइड होती है, स्वयं से डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब चलिए अगला हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होती है। ऐसी संख्या जो होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अब होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे जो संख्या एक स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है।
इसका उदाहरण हम लेते हैं, इसका उदाहरण हम लेते हैं 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। यह दी गई ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से डिवाइड होगी कितनी बार? 5 बार। 1 पच्चे 5 बार में ये कट जाएगी। और एक स्वयं से डिवाइड होगी 5 से कितनी बार में? 1 बार में। ऐसे ही 7 भी है, वह 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। 11 है, 1 से डिवाइड होगा कितनी बार? 11 बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा, या 11 बार में यहाँ 1 से कट जाएगा और 11 स्वयं से। 13 हो गया, 13 एक तो 1 से कटेगा कितनी बार में? 13 बार में। एक 13 जो है खुद से कटेगा, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, इनके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रही है, वह है अभाज्य संख्या। यहाँ पे 1-2 ऐसे संख्याएं होती हैं, सम संख्या और भाज्य संख्या। इन दोनों को लेकर के बहुत अधिक कन्फ्यूजन रहता है। जैसे हम लोगों ने पीछे तो डिस्कस किया, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण लेकर के यहाँ पे हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए समझें। ए है सम संख्या और एक है भाज्य संख्या। क्योंकि यह बहुत अधिक बच्चों का कन्फ्यूजिंग इसमें रहा था, इसलिए हम सोचे कि एक बार बता दें इसको। सम संख्या मतलब दो से विभाजित हो जाए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो भाज्य है, भाज्य यहाँ पे हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, और 15 ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं और 27 ले लेते हैं। तो बहुत अधिक बच्चों को कन्फ्यूजिंग यहाँ पे ये होती है कि कहीं कहीं भाज्य सम और भाज्य को लोग बच्चे एक ही समझ बैठते हैं और परीक्षा में थोड़ी सी त्रुटि करके और अपने रैंक नीचे ला देते हैं। जैसे यहाँ पे किसी प्रश्न में इस तरह की अगर भाज्य और सम संख्या से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न बनते हैं तो तमाम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर भाज्य से है तो यह तो सम है, सम और विषम में जाकर के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह सम है कि विषम है। तो इसको कितने छात्र इसको विषम करके, विषम तो है ही, इसको भाज्य और अभाज्य के टर्म में इसको पहचान नहीं पाते हैं और वह इसी में ही सम वाला रूल लागू करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे सम संख्या, तो यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पे सम संख्या है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे जो है तो पूर्ण रूप से यह डिवाइड नहीं हो रहा।